नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा था उसमें एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही है और ज्योग्राफी की। तो आज 6 क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है वो कंप्लीट में भी हो जानी चाहिए। जैसे कि उसमें 2 चैप्टर हैं तो कोशिश करेंगे आज अगर जल्दी समाप्त होता है पहला चैप्टर तो सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज मैं डबल चैप्टर आपको साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जैसे कि लाइव क्लास नहीं है, वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो कि आपको बोर होने लगे। तो इसलिए छोटी छोटी क्लास रहेगी कि आपको देखने का, आपको कोई पॉइंट मिस हुआ तो आपने दोबारा देखा, तुरंत रिवाइंड करके चेक कर लिया। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मेरा मेनली फोकस इस बात पे है कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, कितने पॉइंट पढ़ने हैं, और जो आपके लिए डेटा सफिशिएंट हो। कि जैसे कि आप देखते हैं ऐसे ही नॉर्मल बुक्स 60 to 70 पेजेस की है, तो ये तो है नहीं कि आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे। तो एक बार में मैं जो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ आप उस पॉइंट के नोट्स बना लीजिए, आपको अदर नहीं बनाने हैं। मैं बार बार यही बात रिवाइज कर रहा हूँ कि जैसा कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना तो आपको अभी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपको क्या नोट्स बनाने चाहिए। आपको लगेगा कि कोई फ्रैक्चुअल मिलता है तो उसे नोट करेंगे, अदर कोई नोट नहीं करेंगे, बट वो रॉन्ग है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो पॉइंट आप टिक करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा यूपीएससी का कोई भी, तो आप देखेंगे जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है और आपको बताया भी जा रहा है कि कैसा क्या कंटेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आए। जैसे कि मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ तो ऐसे टॉपिक से पूछता हूँ जिस पे क्वेश्चन मैं देख चुका होता हूँ, या मे बी सीडीएस में हो, या आरओ का हो, या यूपीएससी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो। ठीक है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बहुत अच्छा कंटेंट डाउन आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो कृपया चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का चैप्टर जो हमारा देश भारत है। भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। जो हमारा उत्तरतम बिंदु है कौन सा है? ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत द्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग, देखिए, पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? 3200 3200 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? 2900। तो मैंने जैसे याद किया है कि पूर्व से पश्चिम 2900 और उत्तर से दक्षिण 3200। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए, इजी रहेगा। और अगर इसका लास्ट टर्म पॉइंट देखना चाहेंगे आप, चलिए मैं बता देता हूँ पॉइंट आपको। जैसे कि मान लीजिए ये ईस्ट पॉइंट है आपका इंडिया का, ये आपका वेस्ट है, ये उत्तर है। जैसा कि इंग्लिश में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ नॉर्थ साउथ में थोड़ा सा, तो मैं जिसमें इजी रहूँ वो लिख दे रहा हूँ कि उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे आप में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक प्रदेश है, आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में एक अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस पड़ता है, नाम है उसका किबिथ। किबिथ नाम है, वो हमारा मोस्ट पूर्वोत्तम बिंदु है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको बता देते हैं जिससे कि आपके लिए फैक्चुअल भी याद रहे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथ है, उससे हमारा उत्तरतम मोस्ट पूर्वी बिंदु है। ठीक है, किबिथ। और जो हमारा पश्चिम बिंदु है क्या नाम है उसका? तो पश्चिम बिंदु भी बता देता हूँ। पश्चिम बिंदु हमारा जो कच्छ का रण है, जो कच्छ है गुजरात में कच्छ, तो उसमें एक पड़ता है नाम जिसका है गौरमाटा। गौरमाटा नाम से है एक प्लेस, ये हमारा गुजरात में पड़ता है, ये हमारा मोस्ट पश्चिम पॉइंट है। ठीक है, गौरमाटा। गौरमाटा। और उत्तरतम बिंदु क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है।
ठीक, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर, ये कभी आपने क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे मेंस का या उसमें, तो आप इसे पुट आउट कर देंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे कि लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन करनी हो। और यहाँ आपका कन्याकुमारी पड़ता है, कन्याकुमारी, ठीक है, जैसे कि कन्याकुमारी शो कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं फिर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह, स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। तो जैसे कि आप देखते ही हैं, आप जब पॉलिटी का मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर, उसमें चैप्टर का ही नाम है विभिन्नता में एकता, ठीक है। तो हमारा देश जानते हैं कितनी विविधता है हमारे देश में। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आप मुझे बताइएगा कि जो उत्तर प्रदेश की अभी जनसंख्या नीति आई है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, टोटल कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का। क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम को और बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश के मानक समय एक नहीं होता। देखिए इसमें एक ये फैक्चुअल काम का आपका कि यूएसए में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है, ठीक है। भारत की स्थिति बता रहा है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8.4, उत्तर से 37.6, ठीक है। और जो इसका पश्चिम से पूर्व है विस्तार, वो कितना है, 68.7 से 97.25, ठीक है। ये देशांतर है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक। जो लैटीट्यूड है कितना है, 8.4 से 37.6, सॉरी लॉन्गिट्यूड है आपका 8.4 से 37.6, और लैटीट्यूड है 68.7 से 97.25 ईस्ट। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस अंतर की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग कितने आवर का होता है, 2 घंटे का होता है। जैसे 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री को 1 मिनट में कितने, 1 डिग्री में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 जब आप 30 को करेंगे 4 से, तो 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 आवर, ठीक है, घंटे का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो क्वेश्चन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है, तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी हैं। देखिए बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से देश की सीमाएं जुड़ी हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लीजिए, जो मैंने सारी जो कंट्री हमारी कंट्री से लगती हैं और किसकी सीमा सबसे अधिक है ये भी बताया है, और बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं इसके बारे में भी बताया है। चलिए तो मैं यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, ये पाकिस्तान की सीमा लगती है, मैप में ही दे रखा है, ये अफ़गानिस्तान, ठीक है, जो भी काफ़ी न्यूज़ में है। और यहाँ पे जो भारत की रेखा जो लगती है अफ़गानिस्तान से, इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं आप बताइएगा। और ये पाकिस्तान की जो रेखा लगती है बाउंड्री, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। और इसको कब डिवाइड, यानी कि नाम, इसका नामकरण पड़ा, डिवाइड हुआ, ठीक है, यह बताइएगा। और चीन से जो हमारी सीमा साझा होती है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक लाइन से बताता चलता हूँ, नहीं तो आप, जैसे पाकिस्तान से जो रेखा साझा होती है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। और जो अफ़गानिस्तान से फोराडे रेखा है, ठीक है। चीन से
LAC LOC के नाम से जानते हैं। और नेपाल में हमारा जो विवाद है शारदा नदी को लेकर है, जिसे काली नदी भी कहते हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के साथ में साझा करता है नेपाल। यहाँ पे एक विवाद पड़ता है, लिपुलेख विवाद जिसे जाना जाता है। तो भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है लिपुलेख विवाद, वो उत्तर प्रदेश से साझा करता है, उस पार्ट में विवाद है, ठीक है। तो उस पार्ट में विवाद है भारत और नेपाल का, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, लिपुलेख और काली नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये भूटान है, ठीक है। तो ये भी बता देता हूँ कि सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। तो जैसे पाकिस्तान देखेंगे तो आपका गुजरात से सीमा लगती है, ठीक है, गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर पंजाब से, यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो कितने स्टेट हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, 4 स्टेट से लगती है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान कितने स्टेट से, 1 स्टेट से। जैसे कभी क्वेश्चन आया हुआ था कि नेपाल की सीमा भारत से कितने स्टेट से लगती है, UPSSC का पेट का पेपर आपने अगर देखा होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे चीन का, तो चीन देखेंगे ये आप जम्मू कश्मीर में सीमा साझा करता है, फिर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे, फिर उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल से नहीं करता है, बट सिक्किम से करता है, यहाँ पे सिक्किम जो पड़ता है सिक्किम से, फिर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कितने स्टेट हो गए, तो आप देखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ठीक है। चीन कितने साझा करता है, 5 से, ठीक है। म्यांमार कितने से करता है, तो म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। और नेपाल किससे किससे करता है, तो नेपाल उत्तराखंड से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार से, बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। तो टोटल 5 स्टेट है, ठीक है। और बांग्लादेश किससे किससे साझा करता है, तो बांग्लादेश देखेंगे आप पश्चिम बंगाल से, यहाँ पे असम से और मेघालय से, और इस साइड जब आएंगे तो त्रिपुरा से ये, और ये मिजोरम से, ठीक है, साझा करता है। और इसके लिए जो शॉर्ट एक यहाँ पे आप, ठीक है, मैं बता दिया। ये तो आप जानते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो एक संधि पड़ती है उसे पाक स्टेट कहते हैं। कौन सी स्टेट है, पाक जल संधि है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पाक नाम है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा पेपर में अगर आए। और एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे कि आप जान सकें कि सबसे ज़्यादा हमारी बाउंड्री लाइन किससे शेयर करते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट आपने में भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर भी, कि बचपन से MBA जो में भी बच्चा 6 क्लास से, सॉरी 8th क्लास से या 9th क्लास से जान जाता है इस ट्रिक को अपनाने के लिए। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, फिर भी रिवाइज हो जाएगा आपको। और अगर आप नहीं जानते हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिट करेगी बचपन से MBA, ठीक है। सीमा रेखा की बाद से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राजनीतिक दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और मिजोरम में शायद में भी मैंने आपको एक कम स्टेट बताई है, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 4 स्टेट होंगे, जो अरुणाचल प्रदेश भी आपका साझा करता है, ठीक है। सॉरी मैंने वो में भी मेरा नाम नहीं, उस पर ध्यान नहीं किया कि अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है, ठीक है। जैसे कि देखिए अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो इसके लिए आप ये नाम याद कर लीजिएगा कि असम की, जो मैं एक और बता देता हूँ पॉइंट, जो असम है आपका सिर्फ सिक्किम को छोड़ के सभी स्टेट से, सिक्किम को छोड़कर सभी 7 सिस्टर के नाम से जो जाना जाता है, सभी से ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। स्टेट्स यानी कि राज्य सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ पे नागालैंड से, यहाँ पे मणिपुर से, मिजोरम से,
और त्रिपुरा से और मेघालय से, ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो ये इंडिया के मैप के बारे में दिखा रहा था। तो देखिए यहाँ पे पुदुचेरी पड़ता है, जो पुदुचेरी के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट में डिवाइड हो, जो ये माहे और ये कराईकल, ये पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी पड़ता है, फिर कराईकल पड़ता है, ठीक है। यनम कहाँ पे पड़ता है, तो यनम देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है, एक क्रम में अभी क्वेश्चन आया हुआ था 2070 का, सॉरी मैंने 2014 का पेपर देखा था यूपीएससी का, तो उसमें ऐसे ही पॉइंट दे रखा था, उसके बाद नाम पूछा हुआ था कि किस प्लेस पे कौन सा प्लेस पड़ता है, सीक्वेंस दे रखा था, जैसे यहाँ पे 0.1 डाल रखा था, यहाँ पे 0.2 दे रखा था, ये 3 दे रखा था और 4 दे रखा था। तो जैसे कि 1 और 4 में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट मोस्टली जो कन्फ्यूजन हो रही थी 2 और 3 में हो रही थी कि कराईकल यहाँ पड़ेगा पहले या पुदुचेरी पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले पुदुचेरी है फिर कराईकल है, ठीक है। यनम, माहे, पुदुचेरी, कराईकल, ठीक है। और जैसे कि मैंने बता दिया है, सेपरेट क्लास में बताया, चलिए इस क्लास में भी बता देता हूँ। जो हमारी ये कर्क रेखा गुजरती है, देखते हैं कर्क रेखा किस किस स्टेट से गुजरती है, ये भी पूछ सकता है। तो ये देखिए गुजरात से, और फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और याद रखिएगा कि झारखंड में जो रांची है राजधानी, वो इसी जो कर्क रेखा की सीमा पर स्थित है, रांची, ठीक है। और गांधीनगर देखिए यहाँ पे गांधीनगर भी पड़ता है, और भोपाल भी पास में ही है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अभी आया हुआ था कि कौन सी राजधानी का नाम बताइए जो कर्क रेखा के निकटतम पड़ती है, तो वहाँ पे आंसर जो होगा रांची होगा, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि हमारा जो मीन टाइम शेयर होता है 82 डिग्री, जो ये ऐसे गुजरता है, ये उत्तर प्रदेश से निकलता है, सॉरी यहाँ से गुजरता है, कैसे आपका बनाते हुए उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और फिर आंध्र प्रदेश से, ठीक है, मेन टाइम गुजरता है। चलिए ये देखिए हिमालय के बारे में भौतिक स्वरूप का विवरण दे रखा है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट जब हम 9th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें हम हिमालय का और उत्तर भारत का मैदान और पठार का डिवाइडेशन अच्छे से देखेंगे सही से। अभी इसमें नॉर्मल दे रखा है तो नॉर्मल वो देख लेते हैं, इसमें मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखेंगे आप, सिंधु नदी है जो हिमालय के वो मानसरोवर से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चेमांग जिंग पड़ता है, चेमांग जिंग डुंग पर नाम से है, ठीक है। फिर देखेंगे आप झेलम, तो झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग झरना नाम से है एक, उलर झूल कश्मीर से होते हुए निकलती है, ठीक है। फिर चिनाब देखेंगे, चिनाब तो चिनाब चंद्रा भामा नाम का एक पड़ता है, 2 पार्ट से निकलती है चंद्रा भामा। फिर रावी देखेंगे, रावी जो है रोहतांग जो आपका बारालाच, ये जो चिनाब है बारालाचा दरे के पास से निकलती है, जो रोहतांग है ये आपकी रावी नदी रोहतांग दरे के पास से निकलती है। कुंड पड़ता है, कुंड का नाम मुझे याद कंफर्म नहीं आ रहा है, बट कुंड से निकलती है रावी नदी, ठीक है। उसके बाद व्यास नदी पड़ती है, व्यास नदी ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की भारत में जो समाप्त हो जाती है, तो नाम याद रखिएगा कि आपकी जो व्यास नदी है वो भारत में ही हरिके नामक स्थान पे पंजाब में जाकर मिल जाती है, ठीक है, हरिके नामक स्थान पर, ठीक है। सतलज नदी में मिल जाती है आपकी व्यास नदी, ठीक है, हरिके नाम स्थान पर, ठीक है। अभी हाईलाइट थी क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था कुछ टाइम पहले कि उसी से एक बांध बनाया गया था, उस बांध पे भाखड़ा मशीन डैम का भी नाम याद नहीं है इस टाइम में करंट में, जैसे कि अपडेट कर दूँगा बाद में, जो मुझे याद नहीं है वो मैं बता देता हूँ इसलिए कि मुझे याद नहीं है अभी। तो उस बांध पे जो अभी प्रॉब्लम आई थी कि उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, जिस रीजन से राजस्थान में बहुत पॉल्यूशन फैल रहा था, पक्षी मर रहे थे, तो उस रीजन से हाईलाइटेड थी, तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको खुद बता दूंगा। और इसमें याद रखिएगा जो पूछ लेता है कि
दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, तो ये एक सीक्वेंस पड़ता है जो एक, ठीक है, ये नदी मिलने वाली है। तो याद रखिएगा काबुल, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमाई, बीबू शंगर। जैसे मैंने शॉर्टकट में याद कर लिए थे, काबुल, तुराई, काबुल, तोरम, गोमाई, बीबो संगर। ठीक है, काबुल, खुर्रम, सॉरी एक नाम मिस हो गया, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमाई, बीबो संगर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और देखते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अरावली श्रेणी है जो राजस्थान से होते हुए दिल्ली के मजनू टीला तक स्थित है। ठीक है, और इसी पे आपको पड़ता है माउंट आबू। माउंट आबू जो इसका गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है, उसी के पास माउंट आबू पड़ता है। ठीक है, और ये चंबल नदी आप देखेंगे, ये विंध्य का पर्वत है, विंध्य श्रेणी, और ये सतपुड़ा श्रेणी है। तो कभी अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी से बीच से होकर कौन सी नदी बहती है, तो याद रखिएगा ये नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से कौन सी नदी बहती है, तापी नदी बहती है। ठीक है, और इसका जो सतपुड़ा का 3 चोटियों का नाम है, मैं डीपली आपको 9th में ही बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ नॉर्मली, कि राजपीपला, महादेव, मैकाल चोटी पड़ती हैं। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है महादेव चोटी है। इसी पे आपका धूपगढ़ अभयारण्य स्थित है। ठीक है, धूपगढ़ अभयारण्य। और जो आपकी मैकाल चोटी है, मैकाल चोटी पे आप देखते हैं तो फिर मैकाल से आपके लिए 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा निकलती है और दूसरी कौन सी निकलती है ये आप बताइएगा। ठीक है, हिमालय। चलिए हिमालय का डिवाइडेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदियाँ देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलती है और ये आके चली जाती है, यहाँ से फोल्ड होते हुए बांग्लादेश में गिरती है। ठीक है, तो हम ब्रह्मपुत्र नदी को पहले तो ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कब नाम दिया गया ये आप बताइएगा, किस स्टेट से नाम दिया गया है। और गंगा जो ये आती है, गंगा बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद दोनों का संयुक्त नाम क्या हो जाता है। ठीक है, ये देखेंगे गंगा नदी, यमुना नदी। ठीक है, चंबल। चलिए डीप से आगे ही पढ़ेंगे, नहीं तो अभी से आप कंफ्यूज होने लगे। नीलगिरी पहाड़ी, देखिए इसमें पहाड़ियों का जो क्रम देखेंगे, नीलगिरी पड़ती है, अन्नामलाई पड़ती है, फिर कार्डमम पहाड़ी पड़ती है। यहाँ पे कार्डमम, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। तो आप जानते हैं 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। पहले फजल अली आयोग बना, फिर उसके बाद फजल अली आयोग ने सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम, तो लास्ट में जाके उसके बाद एक और आयोग बना था JVP, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक थे पी जो पटभी सीतारमैया थे, पटभी सीतारमैया जी सर थे। ठीक है, तो उनसे भी सॉल्व नहीं हुआ, तो जाके बना था लास्ट में हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना था, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ था तो लोगों ने इसकी रिपोर्ट याद रखी थी कि 1956 में रिपोर्ट दी, तो उन्होंने टिक लगाया था 1956 में ही। बट आप याद रखिएगा जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था वो 1953 में बना था। ठीक है, मैं जैसे कि आपको कंपटीशन लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ मेनली, तो मैं आपको बीच बीच में जो प्रश्न ऐसे पढ़ते हैं उनका बताता चलूँगा, जैसे कि आपकी हेल्प अच्छे से होती रहे। ठीक है, बट आप भी मेरी हेल्प करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान से पहले भी मध्य प्रदेश था, बट जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राजस्थान आ गया है। ठीक है, और राजस्थान के बाद सेकंड पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है। थर्ड पे क्या है, थर्ड पे आप जानते हैं महाराष्ट्र है। फोर्थ पे क्या है, उत्तर प्रदेश है। 5 पे क्या है, जम्मू कश्मीर है, बट जम्मू कश्मीर का जैसे कि अब डिवाइडेशन हो गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो अब कौन सा है, गुजरात। याद रखिएगा
5वें नंबर पे क्या है, गुजरात है। ठीक है, ठीक, गुजरात। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। ठीक है, हिम आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, संतरी का मतलब है हमारी रक्षा करता है, हिफाजत करता है। सही। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित हिमालय को वृहत हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर मध्य हिमालय, जैसे कि आप जानते हैं महान हिमालय जिसे वृहत हिमालय कहते हैं, उसी में आपका माउंट एवरेस्ट स्थित है, वही बता रहा है। और मध्य हिमालय या हिमांचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय स्थान। चलिए ये जलोढ़ निक्षेप के बारे में बता देते हैं पॉइंट। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जैसे जलोढ़ आप जानते हैं कि जब नदियाँ आती हैं चट्टानों पर्वत से निकलती हैं तो उनके पास काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े, जो नदी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है, तो उससे गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षण जो घर्षण होता है, घर्षण से काफ़ी कड़ा अलग हो जाते हैं। वो जब मैदान में उतरती है तो उसका जो वेग होता है कम हो जाता है, तो वेग कम हो जाता है तो ये सब मिट्टी मैदान में आके डाल दी जाती है, उसी को कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण से काफ़ी प्रकार के स्थल बनते हैं, स्थलकृतियाँ, वो भी आगे पढ़ेंगे। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में सबसे स्थित है। हिमालय का दक्षिण में भारत में उत्तर मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट होता है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निक्षेप कह रहा है, निक्षेप जलोढ़ लेके आए गए, उन्हीं निक्षेपों के बारे में बता रहा है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ये देखते हैं पॉइंट। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, यह डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करने लगती हैं तो उनका बहाव बहुत कम होता है, तो सीधे जाके नहीं मिल सकती हैं, तो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि ये नदी गई तो ये, तो बीच में यहाँ पे गाढ़ जमा हो जाता है। ठीक है, ठीक। भारत का पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल, जैसे कि देखिए डिवाइडेशन ही पढ़ा रहा है आपको पहले हिमालय के बारे में बताया, अब बता रहे हैं उत्तर भारत का मैदान बता दिया, अब मरुस्थल के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए डिवाइडेशन ही बता रहा है, बट 6 क्लास स्टैंडर्ड के जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी भारत मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र की बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, जो सबसे पुरानी श्रृंखला है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अरावली जो है आपकी विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तापी नदी बहती है। जैसे कि आपने देखा था विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण से कौन सी नदी बहती है, तापी नदी। ठीक है, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों का आप सीक्वेंस बताइएगा। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूँ और नाम आप सर्च करिएगा। जैसे माही नदी है, आप ये बताइएगा लूनी नदी क्या मिलती है, नहीं मिलती है। ठीक है, पश्चिम में जो कच्छ की खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदियों के नाम है, 4 नाम है, लूनी, माही, नर्मदा, तापी। तो इसमें से आप बताइएगा कौन सी नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान। इन पठारों में खनिजों में कोयला एवं लोहा, अयस्क की प्रचुरता है।
पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। तटीय मैदान स्थित है, काफ़ी संकरे पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं कि जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी के आप जहाँ इस पास की, चलिए हमारे लिए ये बच्चों के लिए बताया गया है। ठीक, क्या आप जानते हैं कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल है जिसने पॉलिप कहा जाता है, जिससे यह जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकालों के ऊपर होती है। जैसे कि आप जानते ही हैं पॉलिप यानी जो बता रहे हैं प्रवाल भित्ति, तो आप देखते हैं कि प्रवाल के ऊपर कैल्शियम का बना होता है तो काफ़ी ठोस होता है, तो जब एक्सपायर हो जाता है उसी प्रवाल के ऊपर दूसरा प्रवाल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ऊंचा बनते बनते एक टापू के रूप में बनने लगता है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए जैसे कि मैंने रिवर पे भी क्लास डाली है, तो जिसमें सारी रिवर का डिवाइडेशन बताया और कौन सी रिवर कहाँ गिरती है, किस सीक्वेंस में है, तो उसके लिए भी मैंने क्लास डाली है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ मैं 9th क्लास में जब NCERT करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक है, ये देखिए, चलिए भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। देखिए प्रवाल द्वीप ही है, लक्षद्वीप आपका जो पड़ता है केरल के साइड में, प्रवाल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप पता लगाइएगा कि 2004 में कौन सा द्वीप सुनामी से प्रभावित हुआ था। सुनामी क्या होता है? जैसे कि सुनामी एक जो पृथ्वी पे आता है भूकंप हम जिसे कहते हैं, वही अगर समुद्र के अंदर आए तो उसे सुनामी कहते हैं। जैसे कि अभी न्यूज़ में था जापान में जो भी सुनामी आई थी बहुत पहले की, लेकिन उसके लिए रिएक्टर जो चल रहे थे जापान में, परमाणु रिएक्टर का काम हो रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस पानी को जापान ने रोक के रखा था कि वो पानी अगर दोबारा समुद्र में मिल जाएगा तो जापान का जो मछली है पालन है और वो सब काफ़ी प्रभावित होगा, जिससे कि काफ़ी होगा। तो उसके लिए जापान ने काफ़ी खर्च कर रहा है रुपए कि उसको जल को स्टोर करके रखा हुआ है। तो बाहर की कंट्री, अदर कंट्री ने भी प्रेशर डाल रखा है जापान पे कि जल को छोड़ने से काफ़ी प्रभावित होगा, इस रीजन से उस पर काफ़ी खर्च हो रहा है। ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, और वहीं पे जापान ने उस प्लेस पे सांपों को छोड़ा है कि पता लगाने के लिए कि क्या वो ज़मीन जिस प्लेस पे पानी था ये वो प्लेस अब रहने योग्य हो गया है कि नहीं हो गया है। जैसे आप जानते हैं जैसे कि जो परमाणु अनुसंधान वर्क चलता है वहाँ पे काफ़ी विषैले पदार्थ होते हैं, यूरेनियम और एट्सेट्रा, तो उस रीजन से। ठीक है, आप देखिएगा न्यूज़ में, जैसे कि आज की न्यूज़ में हाईलाइट था, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको मेंस के आंसर राइटिंग भी बताऊंगा, लेकिन वो 9th क्लास जब आएगी तब बताएंगे। ठीक है, अभी तो 6 आपका कल कंप्लीट होगा। जैसे कि आज की क्लास, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है तो ये नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। कल आपकी 6 क्लास NCERT कंप्लीट हो जाएगी, 7 कंटिन्यू करेंगे परसों से। ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो आपने देखा था हिमालय में सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? शिवालिक है। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है, ये आप बताइएगा। और पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, ये मैंने आपको खुद बताया था, तो ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये मैंने बता दिया था कि आप कंफ्यूज ना होइएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है पाक स्टेट। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में कौन सा स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चलिए मैप एक बार दोबारा देख लेते हैं, उसमें कुछ 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, जो साथ में पढ़ते चलेंगे तो आपका क्लियर रहेगा, बाद में ज़्यादा नहीं दिक्कत होगी। जैसे ये देखते हैं आप, लक्षद्वीप के समूह पढ़ते हैं, ये अंडमान निकोबार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पढ़ते हैं आपका उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। और ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो सबसे लिटिल अंडमान पड़ता है, लिटिल अंडमान, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये इधर इस साइड जो पड़ते हैं निकोबार द्वीप समूह पड़ते हैं। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो अलग करती है 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल अलग करता है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो 8 डिग्री चैनल है और ऊपर ये पड़ता है आपका 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल किसे डिवाइड करता है ये आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ पड़ता है 9 डिग्री चैनल किसे किसे सेपरेट करता है ये आप बताइएगा, आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको अदर भी क्वेश्चन बारे में क्यूरी आएगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। जैसे कि अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, तो जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू रखूँ, इसके साथ साथ पॉलिटी भी बता दूँ, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर दूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जैसा कि मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं कंप्लीट कर दूँगा, जैसे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है, बट अगर आपने प्रोत्साहन दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, तो मैं लास्ट दिसंबर तक आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट कर दूंगा, जिससे कि आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उधर आपके पास 5 मंथ बचेंगे, जिसमें आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ के ईजिली से अच्छे से प्री निकाल सकते हैं, ठीक है। प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री के में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे एक वीडियो पे अबाउट 200 लाइक्स पहुंचते हैं, तो मैं उस चीज़ से आपके लिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूंगा। इकोनॉमिक्स में जैसे कि 9 to 12 पढ़ना है मैं, ठीक है, तो वो मैं मैक्सिमम 15 डेज़ लगेंगे, 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। सो 15 से 20 डेज़ बस, ठीक है। ओके, थैंक यू।